अभी हम सार के बारे में बात करेंगे, सार परीक्षा। ठीक है, सार परीक्षा क्या है? तो सार परीक्षा के बारे में यहाँ पर बात रखी गई है कि सारतश्च एति सारा अष्टो, ठीक है ना, कितने होते हैं? 8 होते हैं। पुरुषा नाम बल मान विशेष ज्ञानम अर्थम उपदिश्यन्ते, ठीक है ना, तो कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। और एक किस पे परीक्षा की गई है? तो बल के प्रमाण को जानने के लिए क्या है? 8 प्रकार के सार बताए गए हैं। तो वो 8 प्रकार के सार कौन कौन से आ जाते हैं? तो उन्हें बोला गया है त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्व, ठीक है ना, सत्व भी एक माना है, सत्व सार भी माना है सबसे लास्ट में, सत्वानी, ठीक है ना, ये माने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आचार्य चरक ने कितने सार बताए हैं? तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। काश्यप ने कितने बताए हैं? तो 9 बताए हैं। ठीक है, जो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत है तो उनके सेम ही आ जाते हैं। जैसे उन्हें त्वक की जगह, जैसे त्वक है, ठीक है ना, त्वक हम जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो 7 धातुएं पढ़ते हैं प्लस सत्व है। ठीक है, इन्होंने क्या है, रस की जगह क्या वर्ड यूज़ किया गया है? तो त्वक वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है ना, त्वचा बोला गया है। और जो काश्यप है उन्होंने कितने माने हैं? तो 9 माने। 9 कैसे है? 8 तो उन्होंने वही माने हैं। ठीक है, और एक क्या ऐड कर दिया उन्होंने? सत्व सार तो ऐड किया। ठीक है ना, 8 हो गए। एक क्या ऐड कर दिया? ओज सार। ठीक है, क्या ऐड कर दिया है? तो ओज सार। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सार का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है चरक विमान 8th अध्याय में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि सुश्रुत संहिता में। ठीक है ना, तो वर्णन कहाँ मिलता है? तो उनका मिलता है सुश्रुत सूत्र 35। ठीक है ना, 35 चैप्टर जिसका नाम किया जाता है आतुरो उपतमनीय, ठीक है, वे अध्यायम। तो इसमें क्या मिलता है? तो इसमें सार का वर्णन किया गया है। ठीक है, सार क्या वर्णन है? उसमें अंग प्रत्यंग, ठीक है ना, अंग प्रत्यंगों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है ना, अंग प्रत्यंगों का भी वर्णन है और सार का भी वर्णन किया गया है। ठीक है ना, काश्यप ने कितने माने हैं? तो काश्यप को याद रखना 9 सार बताए गए हैं। अब 9 सार में भी ये आ जाता है कि उनकी एक डेफिनेशन एक त्वचा को लेकर बोली गई है। जब हम त्वचा पढ़ते तो उसके बारे में बोला गया है। सबसे पहले आता है त्वचा। ठीक है ना, त्वचा सार पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? तो हम बोल दे कि स्निग्ध, लक्षण, मृदु, प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्प, गंभीर, ठीक है, सुकुमार, लोमा, सप्रभेव च त्वक। तो उन्होंने बोल दिया कि उसकी त्वक कैसी होगी? एक तो स्निग्ध होगी, लक्षण होगी, कोमल होगी और प्रसन्नचित टाइप की है। ठीक है, सूक्ष्म है मतलब पतली है। ठीक है, गहरी है। ठीक है ना, उन्होंने बोला कि पतली है और क्या है? गहरी है। सुकुमार टाइप की है, रोम वाली है, चमकदार। ठीक है ना, चमकदार है तो उसको क्या इन्होंने मान लिया कि किस में आ जाता है? तो त्वचा में आ जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सारता, ऐसा जो सार वाला जो व्यक्ति होता है, अगर उसकी सार मतलब कि जो त्वचा सार वाला जो व्यक्ति होगा वो कैसा रहता है? तो सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, ठीक है ना, सुख को प्राप्त होता है, सौभाग्य वाला, ऐश्वर्य वाला, उपभोग वाला, बुद्धि, विद्या, आरोग्यम, प्रहर्षय, ठीक है, खुश मतलब प्रसन्नचित रहने वाला। और क्या है? आयु, कौन सी आयुष बोला गया है? तो दीर्घ आयु। ठीक है ना, अन्य आयुष च अष्टे, ठीक है ना, अष्ट। तो उन्होंने क्या बोल दिया? तो उन्होंने बोला ऐसा जो होगा वो दीर्घ आयु वाला भी होता है। वहीं काश्यप ने जो है वो त्वक सार के लिए क्या बोला गया है? तो उन्होंने बोला कि त्वक रोग रहितो। ठीक है ना, उसके बाद वो कैसा रहेगा? तो प्रसन्न वाला रहेगा। व्यंजन, छवि, सदा क्षत प्रमेहश्चत, ठीक है ना, प्रमेह उरश्चय। उसके बाद त्वक सारा सुतव रुहु। ठीक है ना, ये इन्होंने बता दिया गया है कि सुत्वक जो होगा वो इन चीज़ों वाला होगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है रक्तसार वाला। रक्तसार में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया उन्होंने रक्तस के लिए जो हाईलाइटेड है बस उसको देखना। स्निग्ध रक्त वर्ण वाला, ठीक है ना, हम बोलते हैं ना जो रक्तसार वाला होगा तो वो कैसा रहेगा? एक तो उसका स्निग्ध, ठीक है ना, स्निग्ध टाइप का रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो वन है तो वो कैसा है? रक्त वन का। ठीक है, उसके बाद श्रीमद, ठीक है ना, श्रीमद अभिषनु। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि जो ऐसा व्यक्ति रहता है तो वो कैसा? चमकने टाइप की उसकी एक आभा रहेगी। ठीक है ना, कैसी रहेगी? चमकने टाइप की है, शोभा युक्त जैसे जो होते हैं वो वैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि मेधा होता है, उसमें दिमाग जो होता है वो काफ़ी तेज होता है। ठीक है ना, मेधस्वी टाइप का। ठीक है, उसके बाद सौ कुमार्य भी रहेगा ये। ठीक है ना, और इन्होंने क्या बोला गया? बीच में जो वर्ड है वो क्या है? मनस्तिव। तो इन्होंने क्या? मनस्तिवा वाला भी रहेगा। क्लेश सहिष्णुता, ठीक है ना, क्लेश सहन को नष्ट सहन करने वाला और गर्मी को, ठीक है ना, क्लेश सहन करने वाला और गर्मी
को ना सहन करने वाली उसमें योग्यता रहती है, ठीक है ना। क्लेश सहनशितव, ठीक है ना, उसको क्या है सहन कर लेगा, लेकिन क्या है कि गर्मी को सहन नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट अगला आता है मास। तो मास पुरुष के लिए क्या बोला गया है, तो उसमें बोला गया कि स्थिरा, ठीक है ना, स्थिर है गुरु, तो वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है, गुरु रहता है। और मासल उपचिता, मतलब मास से क्या है बढ़ा हुआ होता है। सारता, इसकी जो सार है मतलब काफ़ी अच्छा सार होता है। सक्षम, अगर जो ये वाला सार वाला व्यक्ति होगा तो वो कैसा होगा, क्षमा वाला होगा, ठीक है, माफ़ करने वाला एक तरह से, सहनशील। धृति वाला, ठीक है, धीरता वाला। लोल्यम, लालची होगा। वृत्तम, ठीक है ना, वृत्तम विद्या सुख, ठीक है ना, सुखम आर्जव आरोग्यम। तो उन्होंने बोल दिया कि लालची होगा, ना होना, धन, विद्या, सुख और सरलता, आरोग्य, बल और दीर्घायु का क्या है ये सूचक बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है मेधसार पुरुष वाले जो होते हैं। तो मेधसार के लिए बोला कि विशेष स्नेहो, ठीक है ना, यहाँ पर देखो ऊपर स्नेही है लेकिन विशेष नहीं है, यहाँ पर विशेषा स्नेहो है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो वित्त, ऐश्वर्य, सुख, ठीक है ना, उपभोग, प्रधान, आर्जव, ये सब करने वाले मतलब ये पाने वाले होते हैं, ठीक है ना। आर्जव मतलब सरलता टाइप, ठीक है ना, सुकुमार, औपचारिक। तो उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अस्थि। तो अस्थि के लिए याद रखना, अस्थि के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, तो उन्होंने किया गया है पर्व स्थूला। तो इनके जो पर्व होंगे तो वो कैसे स्थूल रहेंगे, क्योंकि मांस तो है ही नहीं है, अस्थि मोटी है, तो उसके जो पर्व होंगे तो वो क्या है, स्थूल है, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि महोत्सव, ठीक है ना, वो जो व्यक्ति होगा तो वो कैसा रहेगा, हमेशा बड़े उत्साह में रहता है। क्रियावंत, अधिक काम करता रहता है, मतलब हर टाइम बैठा मतलब बैठेगा नहीं एक जगह पर टिक कर, वो हर जगह कहीं ना कहीं चलता फिरता है, क्रिया करता रहेगा। क्लेश सहा, कष्ट को सहने वाला होगा। सार स्थिर शिरा, दृढ़ शरीर वाला होगा, ठीक है ना, और अधिक आयुष्य वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है मज्जा पुरुष का क्या लक्षण है। तो मज्जा पुरुष के लक्षण में बोला गया है कि मृदुंगा, ठीक है, एक तो मृदु शरीर वाला होगा। बलवंत है तो बलवान होगा। स्निग्ध वन स्वरा, ठीक है, तो उसके जो वन स्निग्ध टाइप का होगा। स्थूल दीर्घ वृंत, ठीक है, उसके जो वृंत होंगे तो वैसे कैसे स्थूल होंगे, बड़े होंगे, ठीक है ना। संध्या, जो संधि जहाँ पर होगी तो वो कैसी होगी, जो संधि जहाँ पर मतलब दो अस्थियाँ मिलकर बन रही हैं तो मोटी होंगी, लंबी होंगी और गोलाकार होंगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो कहते होते हैं दीर्घ आयुष्यो, बलवंत है, ठीक है, श्रुतविद विद्या, अपत्य, समान भाज्य, ठीक है ना, भवंती। तो इन्होंने क्या है ये चीज़ें बता दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है शुक्र सार वाले, ठीक है। शुक्र सार वाले कैसे होते हैं, तो सौम्यम, सौम्य प्रेक्षिणा, शीर पूर्ण लोचना, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये सौम्य वाले होते हैं, ठीक है। सौम्य मीन्स कोमल होते हैं, सौम्य दृष्टि वाले होते हैं, ठीक है। और क्षीण पूर्ण लोचना, ठीक है, और नेत्र क्या है दूध से भरे हुए एज अ सफ़ेद होते हैं। और प्रहर्ष बहुला, ठीक है, और एक है प्रसन्न मन वाले बहुत होते हैं, ठीक है, प्रहर्ष बहुला, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है भ्राजी, ठीक है ना, भ्राजी। तो ये क्या होते हैं, इनकी जो स्किन होती है बड़ी क्या होती है, चमकदार टाइप की होती है, ठीक है ना। तो क्या बोला, भ्राजी, उष्णवो, महास्फिगश्च, ठीक है ना। इन्होंने ये भी बताया गया है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि सदा प्रसंचित वाले टाइप के हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद दांत के अग्रभाग इनके बराबर होते हैं, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। शरीर में क्या होता है, एक चमकीलापन होता है, ठीक है। और इनके क्या बोल दिया है कि जैसे हमने बोला भ्राजी मतलब एक तरह से आभा बहुत अच्छी होती है। और इनके जो नितंब होंगे तो वो कैसे रहेंगे, बहुत बड़े रहते हैं। और ये शुक्र सारा, तो ये शुक्र सार वाले जो होते हैं वो क्या है, स्त्री प्रिय, ठीक है ना, स्त्रियों को के अधिक प्रिय होते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि सुखे ऐश्वर्य, ठीक है ना, सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, वित्त, सम्मान, अपत्य, भाज्य, मतलब एज अ संतान उत्पन्न करने के लिए भी क्या अच्छे माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सत्व, ठीक है ना। सत्व सार पुरुष के क्या लक्षण है, तो सत्व सार में उन्होंने बोल दिया है कि कैसे रहते हैं, तो स्मृति मंतो, भक्ति मंतय, कृतज्ञा, प्रज्ञा, ठीक है, शुचो, महाउत्सय, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति से युक्त होते हैं, भक्ति भावना से भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। कृतघ्न टाइप के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सूच्य मीन्स पवित्र होते हैं, महाउत्साही अधिक उत्साह से काम करने वाले, दक्ष होते हैं, धीरज वाले टाइप के होते हैं, ठीक है। और समर विक्रांत, ठीक है ना, तो इन्होंने बोल दिया कि लड़ाई में पराक्रम युद्ध करने वाले भी होते हैं ये, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि वे निरंतर क्या है, कल्याण करने वाले। यहाँ पर बोला कि कल्याण अभिनिवेश है, ये भी होते हैं। और बुद्धि चेष्टा, भीर बुद्धि चेष्टा, ठीक है ना। इन्होंने बुद्धि और जो चेष्टाएं होती तो वो कैसी होती हैं, गंभीर टाइप की होती हैं, ठीक है, इस चीज़ में। और इन्होंने ये भी बोला है कि वो कैसे किस अवस्था में रहते हैं, तो सभ्य मतलब सभ्य अवस्था में रहते हैं, ज़्यादा बेकार चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन जो मिलते जुलते हैं, जैसे कि महोत्सव है, महोत्सव आपने यहाँ भी पढ़ा और अस्थि में भी पढ़ा है, ठीक है ना, अस्थि सार वाले में। तो महोत्सव जो होता है वो सत्वों में भी आता है, अस्थि में भी आता है। एक वर्ड आता है अपत्य, ये देखो लास्ट में, अगर शुक्र के लास्ट में देखोगे तो यहाँ आ जाता है अपत्य। अपत्य का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है एज ए संतान उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना, मतलब संतान उत्पन्न करने वाला, एक तरह से ऐसे मान सकते हैं। तो वो मज्जासार में भी आता है और किस में आता है, शुक्रसार में भी आता है। और ये भी है शुश्रु संहिता में क्या है, पूछा जाता है कि श्रेष्ठ कौन सा है, तो हम बोलते हैं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, मतलब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या श्रेष्ठ मिलेंगे। तो पहले क्या आता है, त्वचा आता है, फिर रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फिर आ जाता है सत्व, ठीक है। तो जो सत्व सारा उसको क्या है, श्रेष्ठ हम बोलेंगे इनडायरेक्टली, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि ये 8 प्रकार के जो सार है इनको क्या है, बल प्रमाण से क्या है, विशेष रूप से जानना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है सार परीक्षा का प्रयोजन, ठीक है, कि सार परीक्षा हमने क्यों की, इसका क्या प्रयोजन था। तो हिंदी पढ़ लोगे तो भी ठीक है। तो उन्होंने बोला गया कि शरीर मात्र में देखने से क्या है, जो वैद्य है समुदाय को इस प्रकार से मोह को प्रतीत हो जाता है, ठीक है ना। तो उनको ऐसे वो मान लेते कि हाँ भाई कि ये अच्छा खासा शरीर वाला है, तो मे बी इसका जो हर चीज़ है वो क्या है, अच्छी है। लेकिन इसमें क्या है, ये अलग तरीके से बताया। तो उन्होंने बोला कि इस रोगी का शरीर मांस से भरा हो, ठीक है, दृढ़ हो, लेकिन बलवान, इसलिए वो बलवान होगा। इस रोगी का क्या है, शरीर पतला है तो वो दुर्बल होगा, ये तो जेन्युइन है। इस रोगी का शरीर बहुत बड़ा है इसलिए वह ताकतवर है, या इस शरीर का बहुत छोटा तो इसका बहुत कम है। तो इस प्रकार से विचार क्या है, व्यक्ति को धोखा, मतलब वैद्य को जो है वो धोखा दे देते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि छोटे और पतले शरीर वाले होने वाले भी क्या है, बलवान होते हैं। जैसे जो चींटी है, यहाँ पर चींटी का एग्जाम्पल लिया गया है कि बाहर डोने की तरह क्या है, प्रमाण कुछ लोग क्या है उपस्थित रहते हैं। जैसे चींटी छोटी और पतली होने पर भी क्या है, अनेक गुना अधिक भार उठाने वाले होते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि दुर्बल और छोटे जो शरीर हैं, ठीक है ना, शरीर वाले जो पुरुष होते हैं उनके शरीर क्या होते हैं, बल युक्त वाले होते हैं। मोटे और बड़े शरीर वाले जो पुरुष होते हैं हीन बल वाले होते हैं। इसी प्रकार से क्या इसकी परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगले में क्या आ जाता है, अगले में आप देखोगे एक आपको एक और चीज़ देखनी है, जो हम बोल रहे थे ना, पीछे रेफरेंस दिया था सार परीक्षा में कि एक चैप्टर आता है शुश्रु सूत्र का 35, ठीक है ना, आतुरीय उपकरणीय अध्ययनम, ठीक है। तो उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, एक तो अंगुली प्रमाण के बारे में बात की गई है, वय विभाजन उसमें आता है, सार की परीक्षा के बारे में वर्णन है, ठीक है ना। अंग प्रत्यंग अंगुली प्रमाण के अंडर ही वो पॉइंट आ जाएंगे। एक आता है यथार्थ परीक्षा, ठीक है, ये 4 पॉइंट क्या उसमें क्या है, उस चैप्टर में मेंशन है, ठीक है ना, ये 4 पॉइंट्स, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रहना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है सहनन, ठीक है ना। सहनन परीक्षा क्या है, तो उन्होंने बोल दिया सहनश्च इति सहनम, ठीक है ना, शरीर की परीक्षा सहनन से करें, सहनन सहति संयोजन, ठीक है ना। तो ये उसके क्या है, पर्याय है, ठीक है ना, सहति संयोजन, सहनन सहति संयोजन, ये इसके क्या है, एक ही प्रकार के बोले गए हैं। जिस शरीर में क्या हड्डियां सम अलग अलग उचित रूप से क्या विभक्त हो, जो संधियां हैं वो क्या है, दृढ़ बधी हुई हो, मांस और रक्त अच्छी प्रकार से अपने अपने स्थानों में स्थित हो, ठीक है, तो उसको क्या है, सुगठित हो, ठीक है। और जो संगठित शरीर वाले मनुष्य बलवान होते हैं, इससे विपरीत वाले जो होंगे वो अल्प बल वाले होंगे, ठीक है। ये इन्होंने बोल दिया कि जिनका क्या है शरीर एकदम अच्छे से सुगठित टाइप का होगा तो वो अच्छे बल वाले होंगे, उससे बिल्कुल ऑपोजिट वाले दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो इन्होंने बोल दिया कि मध्य और हीन के बीच में रहेगा तो उसको मध्य बल वाला बोला गया है, ठीक है ना, ये नॉर्मल बातें। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि प्रमाण की परीक्षा, ठीक है, क्या आ जाता है, प्रमाण की परीक्षा। तो जो प्रमाण की परीक्षा उन्होंने बोली गई है, प्रमाण क्या है, आयु की परीक्षा है। प्रमाण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आयु की परीक्षा बोली गई है। अपनी अपनी क्या है, उंगलियों के प्रमाण से शरीर का प्रमाण करने का उपदेश्य है। ये जो हम प्रमाण पढ़ने जा रहे हैं, एक तो हो जाता है अगर हम शरीर रचना शरीर की बात करते हैं तो उसमें आता है कि अंजलि प्रमाण, एक आता है अंगुली प्रमाण, ठीक है ना।
तो जो भी है, चाहे वो अंजलि है चाहे वो अंगुली है, तो उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको अपने शरीर का कोई भी प्रमाण करना है तो आपको अपने ही हाथ से वो प्रमाण करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अगर बताया गया है कि अगर ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई क्रम से 4, 5, 6 अंगुल है, तो जिसकी आप नाप रहे हैं तो उसके अंगुल के हिसाब से ही क्या माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक आपको ये जो 3 पॉइंट लिखे इसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि अकॉर्डिंग टू क्या है, अष्टांग संग्रह है और चरक, ठीक है। इन्होंने क्या माना कि हमारा जो फुल लेंथ है बॉडी की, तो वो कितनी होती है 84 अंगुल, ठीक है। कितनी होती है 84, ठीक है। जो सुश्रुत है उन्होंने कितनी मानी है 122, ठीक है। और जो अष्टांग हृदय हैं, ठीक है ना, क्या जाते हैं अष्टांग हृदय, उन्होंने कितने माने हैं, तो उन्होंने बोल दिया 3.5 हाथ, ठीक है ना। कितना मान लिया है, तो 3.5 हाथ। 3.5 हाथ बोलकर जो एक हाथ है तो वो कितने बराबर है, तो उन्होंने बोल दिया 24 अंगुल के बराबर है। तो 24 को अगर हम क्या है 24 को अगर जैसे कि 24 है तो 3 को 3 से पहले कर लेते हैं तो कितना आता है 72 प्लस 12 84। मतलब क्या है, उन्होंने ध्यान रखना है, देखो अगर हम इसकी टोटल कैलकुलेट भी किया है अभी, तो अष्टांग जो संग्रह है, ठीक है ना, अष्टांग संग्रह जो है उनका अगर हम देखते हैं तो उनका अष्टांग संग्रह है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने बोल दिया 84 अंगुल, ठीक है ना। और अष्टांग हृदय ने क्या बोल दिया 3.5 हाथ, ठीक है। और एक हाथ किसके बराबर है, तो वो आ जाता है 24 अंगुल के बराबर, ठीक है ना। कितना आ जाता है 24 अंगुल के बराबर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइड में किया भी हुआ है, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला 3.5 हाथ, 3 हाथ तो हम प्रॉपर लेंगे तो 24, 24 और 24, ठीक है। और 3.5 मीन्स क्या हाफ, ठीक है ना। तो हाफ का ले लिया हमने 12, अगर तीनों चारों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है 84, ठीक है ना। उन्होंने सीधा 84 ना बोलकर 3.5 हाथ बोल दिया, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कितना बोला है 120, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद जो जहाँ जहाँ हाईलाइटेड है बस आप उसी को ही देख लो, उतना ही सफिशेंट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई से अगर पैर को देखोगे तो कितना आ गया है, ऊंचाई इसकी 4 है, 4 अंगुल, चौड़ाई 6 अंगुल, और जो लंबाई है वो कितनी आ जाती है 14 अंगुल बताई गई है। जंघा की कितनी बताई गई है, तो 18 अंगुल लंबाई की बात हो रही है। ऊरा की गोलाई बोलेंगे तो 30 अंगुल। उसके बाद दोनों अंडकोशों की कितनी बोली गई है, पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, अंडकोशों की लंबाई कितनी होती है, तो उन्होंने बोल दिया 6 अंगुल, ठीक है। भग, ठीक है ना, भग का विस्तार कितना बताया गया है, तो 12 अंगुल बताया गया है, ठीक है। हृदय का भी पूछ लिया जाता है कितना होता है, तो 3 अंगुल होता है, ठीक है। गर्दन की ऊंचाई कितनी होती है, तो 4 अंगुल होती है, ठीक है। यहाँ ठीक कर लेना, जो मुख है उसकी 6 नहीं है, उसकी 5 आएगी, ठीक है ना। मुख जो होता है उसमें कितनी होती है, तो 5 अंगुल बताई गई है। सिर की जो ऊंचाई है तो वो कितनी आ जाती है 16 अंगुल, कितनी आ जाती है 16 अंगुल बताई गई है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान दे लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाता है 7वें, ठीक है ना, 7वें परीक्षा। तो 7वें क्या होता है, तो बोला गया है 7वें नाम, ठीक है ना। तो 7वें किसको बोलते हैं, तो 7वें उसको बोलते हैं जो हम निरंतर सेवन करते हैं, तो उन्होंने वही बोला है कि सेव्य नाम उपदेश्यते, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि जो क्या है निरंतर हम क्या है सतत, ठीक है ना, सतत जो हम क्या है सेवन करते हैं, सतत मतलब निरंतर, ठीक है ना, जिसके हम क्या है निरंतर सेवन करने के लिए अपनी प्रकृति के जो अनुकूल हो जाए उसको क्या है 7वें बोला गया है, ठीक है ना। इसमें बस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सत्व, ठीक है, सत्व परीक्षा। तो उन्होंने बोल दिया कि सत्व किसको बोलते, तो हम मन को बोलते हैं, ठीक है ना। सत्वश्च एति सत्वमुचे मना, मतलब सत्वों को क्या बोलते हैं, तो मन कहा गया है, ठीक है ना। तच शरीरस्य, ठीक है ना, शरीरस्य में क्या है तंत्र क्रम आत्म संयोग है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि सत्व क्या है आत्मा के संयोग से शरीर का क्या है नियामन करती है। सत्व मतलब मन, ठीक है। ये हम क्या है शरीर स्थान में उसको और एक्सप्लेनेशन से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो बस इतना ध्यान रखना कि जब मन क्या है आत्मा का संयोग होता है। अब इसमें कहानी क्या है छोटी सी समझ लो कि मन और आत्मा जब क्या है संयोग होती है, एक्चुअली क्या जो मन है, ठीक है, वो क्या है वो अचेतनावान है लेकिन वो क्रियाशील है, लेकिन जो आत्मा है वो क्या है वो चेतनावान है लेकिन अक्रियाशील है। तो क्रिया कौन करवाता है, तो मन करवाता है, ठीक है। जब दोनों मिलते हैं तो शरीर का क्या होता है नियामन, ठीक है ना, नियामन होता है। नेक्स्ट इसके क्या है भेद बताए गए हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं सत्व, तो प्रवर, मध्य, ठीक है ना, प्रवर, मध्य और अवर, ठीक है, ये 3 होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आ जाता है आहार परीक्षा। क्या आ जाती है? आहार परीक्षा। तो आहार शक्तिश्च एति, आहार शक्ति, ठीक है ना। इन्होंने बोल दिया कि क्या होता है कि आहार शक्ति क्या होती है, जो हम भोजन करते हैं, ठीक है ना, उसकी शक्ति पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। आवरण शक्ति, जरण शक्ति परीक्षा, बल, ठीक है ना, बल आयुषी। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि भोजन करने की शक्ति या उसको पचाने की शक्ति को देखकर बल और आयु को क्या है, आहार के अधीन माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है व्यायाम। तो व्यायाम में क्या बोला, व्यायाम की अगर परीक्षा करनी हो तो व्याम शक्ति अपि कर्म शक्त्या परीक्षा, ठीक है ना। कर्म शक्त्या ऋणुमीयते बल त्रैवर्ध्यम। तो उन्होंने बोल दिया कि कितने होते हैं, तो 3 बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि व्यायाम शक्ति को क्या है, परीक्षा कर्म करने की शक्ति से होती है, ठीक है ना, कर्म करने की शक्ति से होती है। कार्य करने की शक्ति से यह अनुमान किया जाता है कि इससे शरीर में क्या है, उत्तम, मध्य और हीन 3 बल पाए जाते हैं। कितने? 3 बल पाए जाते हैं। चरक चिकित्सा जो 4 है उसमें भी यही चीज़ बोली गई है। उसमें क्या बोला गया है कि बल व्यायाम शक्ति परीक्षते, ठीक है ना। तो बल किससे हम किस पे डिपेंड करता है, तो व्यायाम की शक्ति से। जितना वो व्यायाम की शक्ति करेगा उतना ही क्या उसके बल की शक्ति के बारे में क्या है पता लगा सकते हैं। जो लास्ट आ जाता है वो आ जाता है वय परीक्षा, ठीक है। 10th जो है वो वय परीक्षा है। तो वय परीक्षा में उन्होंने बोल दिया कि स्थूल भेदेन त्रिविधम। तो अगर हम स्थूल तरीके से देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, बाल, मध्य और जीर्ण, ठीक है ना। बाल, मध्य और वृद्ध अवस्था भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बाल कौन सी अवस्था होती है, तो बाल्यावस्था में बोला कि बालम परिपक्व धातु, जिसमें क्या हो, जो धातु हैं अभी पूर्ण रूप से पकी नहीं है, ठीक है ना, परिपक्व में है। सुकुमार हो, अक्लेश सहन, ठीक है ना। और जो क्या है कि पूर्ण रूप से क्या है, बल भी अभी पूर्ण रूप से ना आया हो। और उसमें उन्होंने ये भी बोल दिया कि श्लेष्म धातु प्रायश्च, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि श्लेष्म धातु क्या उसमें प्रेजेंट रहती है। और उन्होंने जो वर्ष बताया तो वो कितने हैं, 16 वर्ष तक। उन्होंने क्या मान लिया कि 16 वर्ष तक क्या है, इस बाल्यावस्था में समझ लेनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अवस्था उन्होंने बोली गई है मध्य। तो उसमें उन्होंने बोल देते हैं कि विवर्धनमान धातु घना पुनः प्रायश्च नव अवस्थित सत्व मातृश्च, ठीक है ना, उपदिश्यते, ठीक है। तो ये देखो कि क्या बोला गया है। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो 1 से 16 वर्ष में जितने भी आते हैं तो उसमें क्या होती है, कफ प्रधान वाली बताई गई है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद क्या आ जाता है, धातुएं जो होती हैं वो क्या है, बढ़ने, और मन में क्या है, अस्थिर रहने का क्या है, 30 तक होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि जो बाल अवस्था है वो 30 तक रहती है, फिर वो 60 तक हो जाती है मध्य, फिर 100 तक है। और जो बाल अवस्था है ना उसको क्या इन्होंने किया, इन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया है, 1 से 16 तक, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, 16 से 30 तक, ठीक है। ऐसे करके क्या इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया 1 से 16 तक तो यही रहा। फिर बाद में आ जाता है 16 से 30, तो वो आ जाता है यही विवर्धन मान धातु गुना पुनः, ठीक है ना, प्रायेण। तो उसमें क्या एक अवस्था में आनी शुरू हो जाती है, कहाँ तक, त्रेश मतलब कि 30 तक, ठीक है। फिर मध्य पुना में क्या होना शुरू होता है, बल वीर्य पौरुष्य, ठीक है ना, कर्म ग्रहण धारण स्मर वचन विज्ञान सर्व धातु गुना बल स्थित, ठीक है ना, बल स्थितत्वम अवस्थित स्वत्व सत्व। इन्होंने क्या है ये सारी चीज़ें बता दी कि इसमें किस चीज़ की ज़्यादा रहती है, तो पित्त धातु की, किसकी रहती है, तो पित्त धातु की होती है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि कब तक रहती है, तो षष्टिव, ठीक है ना, तो 60 वर्ष तक जो रहती है वो यही रहती है। तो इन्होंने सिंपल बोल दिया कि इसमें क्या रहता है कि जो व्यक्ति उसके बल वीर्य पारुष्य पराक्रम, ठीक है, ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञान की शक्ति आ जाती है, सभी धातुओं से वो संपन्न रहता है। और उन्होंने ये भी बोला कि मन जो रहता है वो अधिक प्रसन्न टाइप इसमें रहता है, लेकिन इसमें क्या है, पित्त धातु जो होती है वो बढ़ी हुई दिखती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हीन वाली, ठीक है ना, जिसको जीर्ण में बोल देते हैं। तो जीर्ण में क्या होता है, तो उन्होंने बोल दिया कि हीन मानव, ठीक है ना, इंद्रिय बल वीर्य पारुष्य सब कुछ क्या है, हीन होना शुरू हो जाता है। ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञान, ठीक है। और इसमें किस धातु की हो जाती है, तो वायु धातु प्रायश्च, ठीक है ना। तो वायु धातु जो होती है, वायु जो दोष है वो क्या है, ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है, जिस वजह से क्या है व्यक्ति की हर चीज़ क्या है क्षीण होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है, एक प्राकृतिक आदि 10 विध परीक्षा का महत्व बताया। अब क्या है, जो आया था कि जो आतुर है, ठीक है ना, रोगी की अगर हम शरीर की परीक्षा करना चाहते हैं तो हमने 10 उसके क्या है पढ़े थे, ठीक है ना, 10 खत्म हो जाते हैं। अब उसके महत्व के बारे में बोला गया है।
तो उन्होंने बोला कि बल की विशेषता के अनुसार क्या है, प्रवर, मध्य और अवर में विभाग कर लेना चाहिए। विकृति के अनुसार प्रवर, मध्य और अवर भेद से 3 प्रकार से क्या है, बल अनुमान करें। इसके बाद औषधि का क्या है, तीक्ष्ण, मधु और मृदु, ठीक है ना, तीक्ष्ण, मृदु और मध्य भेद से 3 विभाग करें। और क्या है, उसके अनुसार क्या है, अर्थात प्रवर में तीक्ष्ण, मध्य, ठीक है ना, प्रवर में तीक्ष्ण में औषधि दें, मध्य में मध्य जैसी दें और अवर में मृदु औषधियों का क्या है, प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर आपको इतनी नॉलेज हो गई है तो आपको क्या है, 3 चीज़ों में डिवाइड कर देना, प्रवर, अवर, मध्य। उसी तरह औषधियों के भी गुण कर्म क्या है, प्रवर, अवर, मध्य में यूज़ करके जिसको जिस हिसाब से देना है तो वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है काल परीक्षा, ठीक है ना। अभी हम क्या है, जहाँ पर हमने वो छोड़ा था भूमि, उसी के बाद आ जाता है काल परीक्षा। तो काल परीक्षा में क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया कि काल है, पुनः, संवत्सर है, आतुर अवस्था, ठीक है ना, संवत्सर और आतुर अवस्था को ही क्या है, काल बोलते हैं। अब संवत्सर क्या था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 12, 15, फिर ऐसे करके क्या है, 1 वर्ष हो जाता है, जिसमें क्या है 1 वर्ष में कितनी आयन आए थे, तो 2 आयन आए थे, उत्तरायण और दक्षिणायन, टोटल 6 ऋतु हैं। तो वही 6 ऋतुओं का यहाँ पर क्या है, वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी आती है, तो वह हेमंत, ग्रीष्म, ठीक है, वर्षा, ये 3 ऋतुएं ये शीत वाली होती हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कौन सी है, प्रावृत, शरद और वसंत, ठीक है। ये 3 ऋतुओं को क्या है, साधारण बोलते हैं, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक जो होती है साधारण, इसमें क्या हम पंचकर्म करवाते हैं, ठीक है ना। साधारण लक्षणम कौन सी ऋतु होती हैं, तो प्रावृत, शरद और वसंत ऋतु होती है, ठीक है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है नित्यज्ञ काल। नित्यज्ञ काल किसको बोलते हैं, नित्यज्ञ काल के लिए इन्होंने बोला गया है कि तत्र साधारण लक्षणे, ठीक है ना, क्या होता है कि जो साधारण 3 ऋतुएं होती हैं, प्रावृत, शरद और वसंत, ठीक है ना, उसमें क्या है, वमन आदि संशोधन करवाने का विधान बताया गया है। इनसे भिन्न जो होती हैं वर्षा, शरद और ग्रीष्म, तो वो क्या होती है, वो निवृत्ति, उसको क्या बोलते हैं, निवृत्ति, अर्थात वमन क्रिया उसमें नहीं करवाई जाती। शरीर में और औषधि का प्रयोग किसी भी एक प्रकार के उपद्रव्य करने वाले नहीं होते हैं। अर्थात साधारण काल में क्या है, यदि, ठीक है ना, जल्दी में अगर वमन आदि का प्रयोग किया जाए तो कोई भी क्या उपद्रव्य नहीं होंगे, इसका मतलब ये है, इसलिए इसको क्या है, साधारण बताया गया है। नेक्स्ट और भी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे उन्होंने बोला गया कि हेमंत ऋतु में क्या है, आप क्या करवा सकते हैं। हेमंत ऋतु में इन्होंने बोल दिया गया है कि अति मात्रा में क्या है, शीत पड़ने से क्या है, शरीर को सुख ही नहीं होता, ठीक है। अत्यंत क्या है, शीतल वायु जो होती है वो परिपूर्ण रहती है, इसलिए क्या उसमें नहीं करवाना चाहिए। शरीर में जो दोष है वो भी अत्यंत कठोर हो जाते हैं, बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, जो अगर हम करवाते भी हैं तो वो क्या है, मंद वीर्य वाली जो औषधियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो वो उन्होंने चीज़ें बोल दी कि नहीं करवाना चाहिए। उसी प्रकार जो ग्रीष्म है उसमें क्यों नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। और वर्षा में क्यों नहीं करवाना चाहिए, तो वर्षा में क्या होता है, शरीर अत्यंत क्या होता है, गीला होता है, क्लेदता युक्त होता है। जो संपूर्ण औषधियाँ हैं तो वो भी क्लेदन युक्त हो जाती हैं, ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि कैसे हो जाती हैं, तो क्लीन, ठीक है ना, उसमें क्या है, क्लेदता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार उसमें भी नहीं करवाना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि औषधि के काल और अकाल क्या होते हैं, ठीक है। औषधि के काल और अकाल, तो आतुर अवस्थित, तू कार्य अकाल, प्रतिकाल अकाल संज्ञा। तो काल और अकाल को ध्यान में रखकर रोगी की क्या है, अवस्था में भी क्या है, काल और अकाल 2 विभाग में क्या है, डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्रवृत्ति किसको बोलते हैं, तो प्रवृत्ति बोलते प्रवृत्ति अस्तु प्रतिकर्मा समारंभ तस्य लक्षणम, ठीक है ना। तस्य लक्षणम क्या है, भिषग, ठीक है ना, भिषग औषध धातुर परिचारण करना, क्रिया समयोगा। तो प्रत्येक गति के प्रति चिकित्सा का आरंभ करना ही प्रवृत्ति कहलाता है। वैद्य, औषध, रोगी, सेवक, इनकी उचित प्रक्रियाओं, ठीक है ना, क्रियाओं का उचित रूप से संयोग होना, अर्थात उन चारों को क्या अपनी क्रियाओं में लग जाना, यही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है उपाय। तो उपाय किसको बोला गया, तो उपाय में बोला गया है पुनर्भिषक आदि सोष्ट, ठीक है ना, वही बोला गया सोष्टम अभिविधानम च सम्यक, ठीक है ना, कि जो वैद्य है वो क्या है, जो उनके 4 पाद हैं, ठीक है ना। 4 पाद में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि चिकित्सा के 4 पाद जो होते हैं उसमें वैद्य आ जाता है, औषधि आ जाती है, परिचारक आ जाते हैं और रोगी, ठीक है ना। इनका क्या उपाय अच्छी तरीके से किया जाए, जो गुण में देनी है औषधि उस चीज़ का ध्यान रखा जाए। लक्षणम इसमें बोला गया भिषक आदि नाम योक्त, ठीक है ना, यथोक्त गुण संपद, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है 10 विध परीक्षा का उपसंहार क्या है। तो उन्होंने बोला कि 10 विध परीक्षाएं जो होती हैं विशेषता पृथक
परीक्षेतवा भवन्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि परीक्षा का प्रयोजन क्या है। तो परीक्षा के प्रयोजन में क्या बोला गया है कि परीक्षा अस्तु खलु प्रयोजनम। ठीक है, परीक्षा अस्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपति ज्ञानम। ठीक है, क्या आ जाता है प्रतिपति ज्ञानम। प्रतिपति नाम यो विकारा यथा प्रतिपत व्यवस्थ्य तथा अनुष्ठान ज्ञानम। तो उन्होंने बोल दिया जिस रोग को क्या है, जिस प्रकार से आयुर्वेद शास्त्र की उत्पत्ति लक्षण आदि में बताया हो, उसे उसी प्रकार से जानकर जिस शास्त्रों में रोग की अवस्था के अनुसार चिकित्सा बताई हो, उसको उसी प्रकार से क्या है प्रतिपति कहा गया है। ठीक है ना, इस तरह जो है वो क्या